कभी कभी कुछ दरवाजे इतने लंबे समय तक बंद रहते हैं कि जब वो दोबारा खुलते हैं तो सिर्फ धूल ही नहीं, पुराने राज और अधूरी चिट्ठियां भी बाहर निकलती हैं। 40 साल से बंद एक डाकघर, और वो चिट्ठियां जो उन लोगों की थीं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। सुनिए, पहाड़ी डाकघर की आखिरी चिट्ठी। एक सच्ची डरावनी कहानी। सिर्फ गहरा सन्नाटा पर। हिमाचल की बर्फीली दुर्गम वादियों में दुनिया की नजर से ओझल एक छोटा सा गांव थाटीप सा था। यह सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं था, बल्कि समय में थमा हुआ एक टुकड़ा था जहां आधुनिकता की कोई आहट नहीं थी। आबादी मुश्किल से 300 लोगों की थी और हर चेहरा एक कहानी कहता था। सदियों से पहाड़ों में बसे लोगों की कहानी, प्रकृति के साथ उनके अटूट रिश्ते की कहानी और उनके भीतर गहरे बैठे डर की कहानी। यहाँ कोई मोबाइल नेटवर्क था, न इंटरनेट की सुविधा। संचार का एकमात्र माध्यम पुरानी टूटी फूटी सड़कें थी जो सर्दियों में बर्फ से ढक जाती थी और फिर गांव का संपर्क बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाता था। थाटी अपने आप में एक अलग ही दुनिया था, शांत, प्राचीन और अपने भीतर कई अनकहे रहस्य समेटे हुए। इसकी हवा में देवदार और बर्फ की मिलीजुली गंध थी और सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी धड़कनें भी साफ सुनाई देती थी। गांव के केंद्र में एक जर्जर पुराना डाकघर खड़ा था, जिसकी लकड़ी की दीवारें समय और मौसम की मार झेल चुकी थी। इसकी छत पर हमेशा बर्फ की मोटी परत जमी रहती थी और इसकी खिड़कियां अंधेरे में डूबी रहती थी, जैसे वे किसी पुरानी भयानक याद को छिपा रही हों। यह डाकघर भी थाटी की धड़कन हुआ करता था, गांव का जीवन स्रोत। यह वह जगह थी जहां से गांव वाले अपने प्रियजनों से जुड़ते थे, जहां खुशियों और गमों की खबरें आती जाती थी। यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि थाटी के सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग था। लेकिन 40 साल पहले 1985 की एक भयानक घटना के बाद यह अचानक बंद हो गया था। उस समय के पोस्टमास्टर शिवदत्त जी की रहस्यमयी मौत ने पूरे गांव को हिला दिया था। उनकी मौत के बाद डाकघर को आनन फानन में बंद कर दिया गया और गांव वालों के बीच यह फुसफुसाहट फैल गई कि डाकघर में कुछ अशुभ हुआ था, कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से परे था। डर और अंधविश्वास ने डाकघर को एक भूतिया इमारत में बदल दिया, जिसके पास से गुजरने में भी लोग कतराते थे, खासकर रात में। बच्चों को तो उसके पास जाने से भी मना किया जाता था और बुजुर्गों की आंखों में उस इमारत के नाम से ही भय की परछाई तैर जाती थी। अब 2025 की ठंडी जनवरी की एक सुबह दिल्ली से एक सरकारी आदेश आया, थाटी के डाकघर को फिर से खोला जाए। यह आदेश एक सामान्य प्रशासनिक निर्णय था, जिसका उद्देश्य थाटी जैसे दूरदराज के गांवों को मुख्य संचार व्यवस्था से जोड़ना था। लेकिन गांव वालों के लिए यह सिर्फ एक सरकारी फरमान नहीं था। यह 40 साल पुराने एक अदबे हुए रहस्य को फिर से जगाने जैसा था, एक ऐसी नींद से जगाना जिसे वे हमेशा के लिए सोता देखना चाहते थे। उनकी आंखों में भय और आशंका साफ झलक रही थी। वे जानते थे कि इस डाकघर के खुलने का मतलब सिर्फ चिट्ठियों का आना जाना नहीं था, बल्कि कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो उनकी शांति भंग कर सकता था, कुछ ऐसा जो उनके इस बसे गहरे डर को फिर से जीवित कर सकता था। गांव में एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी, जैसे सब किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हों। आरव मिश्रा 30 वर्षीय युवा पत्रकार, दिल्ली के एक प्रतिष्ठित न्यूज पोर्टल सत्य की खोज के लिए काम करता था। उसकी पहचान थी उसकी बेबाकी, उसकी खोजी पत्रकारिता और सबसे बढ़कर उसकी कहानियों में गहराई तक उतरने की क्षमता। वह सिर्फ खबरें नहीं लिखता था, बल्कि कहानियों के पीछे छिपे सच को उजागर करता था, चाहे वह कितना भी असहज क्यों न हो। उसे भारत के सबसे दुर्गम और रहस्यमय गांवों पर एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाने का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट मिला था। यह उसके करियर का सबसे बड़ा मौका था और वह इसे किसी भी कीमत पर सफल बनाना चाहता था। उसके भीतर एक ऐसी आग थी जो उसे लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। आरव के जीवन में एक गहरा शून्य था। उसके पिता विनय मिश्रा की मृत्यु तब हुई थी जब वह केवल 12 साल का था।
यह एक आकस्मिक दुर्घटना थी जिसने आरव को भीतर से तोड़ दिया था। उसने कभी अपने पिता को अलविदा नहीं कहा था, नहीं उन्हें अपनी भावनाएं बता पाया था। यह अनसुलझा दुख उसके भीतर कहीं गहरे बैठा था, एक ऐसा घाव जो कभी भर नहीं पाया था। शायद यही कारण था कि वह उन कहानियों की ओर खिंचा चला जाता था जिनमें कुछ अनकहा, कुछ अनसुलझा होता था। उसे लगता था कि इन कहानियों में वह अपने पिता से जुड़ी किसी अनकही बात को ढूंढ पाएगा, या शायद अपने ही अनसुलझे सवालों का जवाब। जब उसने थाटी गांव और उसके भूतिया डाकघर की कहानी सुनी तो उसके पत्रकार मन में तुरंत एक चिंगारी जगी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक रहस्य था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। एक ऐसा रहस्य जिसमें अलौकिक और मानवीय भावनाएं एक साथ गुंथी हुई थी। वह तुरंत वहां जाने को तैयार हो गया, अपने भीतर के पत्रकार और उस बच्चे की उत्सुकता के साथ जो अपने पिता से जुड़ी किसी भी अनकही बात को जानना चाहता था। उसे लगा कि यह कहानी उसे कुछ ऐसा देगी जो उसने कभी नहीं सोचा था। दिल्ली से थाटी तक का सफर किसी रोमांचक यात्रा से कम नहीं था, बल्कि एक ऐसी यात्रा थी जो उसे सभ्यता से दूर, प्रकृति के और करीब ले जा रही थी। पहले ट्रेन, फिर बस जो उसे हिमाचल के छोटे शहरों तक ले गई, और अंत में एक पुरानी खटारा जीप जो उसे बर्फ से ढकी घुमावदार पहाड़ी सड़कों पर ले गई। सड़कें संकरी थी, एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ विशाल पहाड़। जैसे जैसे वह थाटी के करीब पहुंच रहा था, मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से गायब हो गया। बाहरी दुनिया से उसका संपर्क टूट चुका था, जैसे वह एक अलग आयाम में प्रवेश कर रहा हो। पहाड़ों की विशालता और सन्नाटा उसे घेरने लगा, और उसे महसूस हुआ कि वह अब सिर्फ एक पत्रकार नहीं, बल्कि एक खोजकर्ता था जो किसी अनजाने क्षेत्र में कदम रख रहा था। जीप से उतरते ही बर्फीली हवा के एक झोंके ने उसे अंदर तक कंपा दिया। हवा में एक अजीब सी नमी थी जो हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रही थी। थाटी गांव, जनवरी की सुबह, चारों ओर बर्फ की एक विशाल शांत चादर बिछी थी। लकड़ी के पुराने घर बर्फ से ढके हुए थे, उनकी चिमनियों से धुआं निकल रहा था जो हवा में घुलता जा रहा था। गांव के लोग उसे अजनबी निगाहों से देख रहे थे, उनकी आंखों में एक अजीब सा भय और गहरी चुप्पी थी। वे उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई बाहरी व्यक्ति हो जिसने उनके शांत जीवन में खलल डाला हो। आरव ने महसूस किया कि उनके भीतर कुछ छिपा हुआ है, एक ऐसा सच जो बाहर नहीं आना चाहता। यह जगह सिर्फ ठंडी नहीं थी, बल्कि कुछ और भी थी, कुछ जो उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रहा था, एक अदृश्य ऊर्जा जो हवा में तैर रही थी। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, थाटी गांव, जनवरी की सुबह, चारों ओर बर्फ की चादर। लोगों की आंखों में भय और चुप्पी, लेकिन उनके भीतर कुछ छिपा हुआ है, एक ऐसा सच जो बाहर नहीं आना चाहता। यह जगह सिर्फ ठंडी नहीं, बल्कि कुछ और भी है, कुछ जो मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रहा है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक अनुभव होने वाला है। उसने गांव में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया जो एक स्थानीय परिवार द्वारा चलाया जा रहा था। कमरा साधारण था, लेकिन गर्मजोशी भरा। कमरे से बाहर उसे दूर डाकघर की इमारत दिखी, एक पुरानी लकड़ी की संरचना जिसकी छत पर बर्फ जमी थी और खिड़कियां अंधेरे में डूबी हुई थी। इमारत अपने आप में एक कहानी कह रही थी, एक ऐसी कहानी जो आरव को अपनी ओर खींच रही थी। उसे लगा जैसे वह इमारत उसे बुला रही हो, अपने भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए। डाकघर के खुलने की खबर ने थाटी गांव में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। यह हलचल उत्सुकता से ज्यादा भय और आशंका की थी। लोग दूर से ही डाकघर को देखने आ रहे थे, जैसे किसी पुराने राक्षस को उसकी नींद से जगाया जा रहा हो। वे देखना चाहते थे कि क्या अंदर अब भी सब कुछ वैसा ही है जैसा 40 साल पहले था, जब शिवदत्त जी की रहस्यमयी मौत ने इसे बंद करवा दिया था। हर ग्रामीण के चेहरे पर एक सवाल था, क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? जब सरकारी अधिकारी और कमलेश ठाकुर, जो गांव का ही रहने वाला था, ने डाकघर का ताला खोला तो अंदर का नजारा हैरान कर देने वाला था।
डाकघर का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह से सही सलामत था, जैसे उसे कल ही बंद किया गया हो, न कि 40 साल पहले। लकड़ी की दीवारों पर कोई काई नहीं थी, न ही कोई मकड़ी का जाला। टेबल पर धूल की एक परत भी नहीं थी। अलमारियां करीने से सजी थी, और सबसे अजीब बात, एक पुरानी चमड़े की डाक थैली एक कोने में रखी थी, जिस पर हल्की सी बर्फ की परत जमी थी, जैसे वह अभी अभी कहीं से लाई गई हो। हवा में एक अजीब सी हल्की गंध थी, जैसे पुरानी कागज और बर्फीली हवा का मिश्रण। कमलेश ठाकुर एक सीधा सादा मेहनती ग्रामीण था, जिसने यह नौकरी इसलिए स्वीकार की थी क्योंकि उसे परिवार का पेट पालना था। वह इन कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था, या शायद करना नहीं चाहता था। उसने सोचा था कि यह एक सामान्य सरकारी नौकरी होगी, कुछ कागजात निपटाने होंगे और गांव वालों के लिए संचार का एक माध्यम फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन डाकघर के अंदर का यह नजारा उसे भीतर तक चौंका गया। उसके शरीर में एक कंपी दौड़ गई। यह कैसे हो सकता है? कमलेश ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में न विश्वास था। 40 साल और एक भी धूल का कण नहीं। यह तो किसी जादू जैसा है। सरकारी अधिकारी, जो इन पहाड़ी लोक कथाओं से अनभिज्ञ था, ने कंधे उचका दिए। शायद बर्फ ने इसे सील कर दिया था, कमलेश, या शायद यह अच्छी तरह से बंद था। चलो, काम शुरू करो, बहुत समय हो गया है। अधिकारी ने अपनी बात कहकर कमलेश को अकेला छोड़ दिया और बाहर निकल गया। कमलेश ने अपनी नई कुर्सी संभाली, जो ठीक वैसी ही थी जैसी पुरानी तस्वीरों में शिवदत्त जी की कुर्सी दिखती थी। उसने डाक की छंटाई शुरू की। पहले कुछ सरकारी कागजात थे, फिर कुछ सामान्य चिट्ठियां जो दिल्ली से आई थी। लेकिन जब उसने उस पुरानी चमड़े की थैली को खोला, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ कांपने लगे और उसके माथे पर पसीना आ गया, जबकि डाकघर में ठंड थी। थैली में जो चिट्ठियां थीं, उन पर तारीखें थीं। 1983, 1984, 1985, और भेजने वालों के नाम, वे सब लोग जो आज इस दुनिया में नहीं थे। कमलेश का हाथ कांपने लगा। यह मजाक नहीं हो सकता था। उसने एक चिट्ठी उठाई। उस पर गोपाल नाम लिखा था और पता बिमला देवी का। गोपाल तो 40 साल पहले एक पहाड़ी दुर्घटना में मारा गया था। कमलेश को याद था गोपाल की मौत, क्योंकि वह उस समय बच्चा था और उस दुर्घटना ने पूरे गांव को हिला दिया था। कमलेश ने तुरंत आरव को बुलाया, जिसने इस पूरी घटना को अपने कैमरे में कैद करना शुरू कर दिया था। आरव की आंखों में उत्सुकता और भय का मिश्रण था। यह उसकी डॉक्यूमेंट्री के लिए एक अविश्वसनीय शुरुआत थी। उसके पत्रकार मन में एक तूफान उमड़ रहा था। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक ऐसा रहस्य था जो दुनिया को चौंका सकता था। पहली चिट्ठी मिली बिमला देवी को, जिनका बेटा गोपाल 1983 में पहाड़ी दुर्घटना में मारा गया था। बिमला देवी, जो अब 80 के करीब थीं, अपने बेटे की याद में हर दिन आंसू बहाती थी। उनका जीवन गोपाल की यादों में ही सिमट कर रह गया था। जब कमलेश ने उन्हें वह चिट्ठी दी, तो उनके हाथ कांपने लगे। उनकी आंखों में अविश्वास और उम्मीद का अजीब मिश्रण था। उनके चेहरे पर एक ऐसी भावना थी जो आरव ने पहले कभी नहीं देखी थी, एक मृत बेटे से संदेश मिलने की अकल्पनीय खुशी और उसके साथ आने वाला गहरा भय। उन्होंने चिट्ठी खोली और उनके होंठ कांपने लगे जैसे ही उन्होंने पढ़ना शुरू किया। माँ, मुझे माफ करना कि मैं बिना बताए चला गया। अब जहां हूं, वहां चैन है। तुम भी चैन से रहो। मुझे पता है कि तुम मेरे लिए बहुत रोई हो, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम शांति पाओ। बिमला देवी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और भय के थे। वे चिट्ठी को अपने सीने से लगाए घंटों तक रोती रहीं। गांव के लोगों ने इसे पहले मजाक समझा, किसी सिरफिरे की शरारत, या शायद कमलेश की कोई चाल। लेकिन फिर अगले 3 दिनों में 17 और लोगों को ऐसी ही चिट्ठियां मिली, सबके मृत रिश्तेदारों की ओर से।
हर चिट्ठी में एक ऐसा व्यक्तिगत संदेश था जो केवल भेजने वाला और प्राप्तकर्ता ही जान सकते थे। एक चिट्ठी मिली बुजुर्ग रामू काका को, उनके पिता की ओर से, जो 60 साल पहले एक बीमारी से मर गए थे। चिट्ठी में उनके बचपन की एक ऐसी घटना का जिक्र था जिसके बारे में रामू काका के अलावा कोई नहीं जानता था। बेटा, मुझे याद है जब तूने मेरे खेत में आग लगा दी थी और किसी को नहीं बताया था। मैंने माफ कर दिया था तब भी और अब भी। चिंता मत करना, तूने हमेशा मेरा मान रखा है। रामू काका का चेहरा पीला पड़ गया, उनकी आंखों में भय और अविश्वास था। उन्हें लगा जैसे उनके पिता की आत्मा उनके सामने खड़ी हो। एक और चिट्ठी एक जवान विधवा पार्वती देवी को मिली, उसके पति की ओर से, जो सेना में शहीद हो गया था। चिट्ठी में लिखा था, मेरी प्यारी, मुझे पता है तूने दोबारा शादी नहीं की। मुझे पता है कि तुम अकेली हो। अब समय आ गया है, आगे बढ़ो, जीवन को फिर से जियो। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा और मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो। विधवा फूट फूट कर रो पड़ी, उसके भीतर उम्मीद और अपराध बोध का तूफान उमड़ रहा था। उसे लगा जैसे उसके पति ने उसे माफ कर दिया हो और उसे आगे बढ़ने की अनुमति दे दी हो। गांव में दहशत फैल गई। कुछ लोग इसे चमत्कार मान रहे थे, अपने प्रियजनों से एक आखिरी संदेश, एक आखिरी अलविदा। वे हर सुबह डाकघर के बाहर इकट्ठा हो जाते, उम्मीद करते कि उन्हें भी अपने किसी मृत परिजन से चिट्ठी मिलेगी। कुछ इसे अपशगुन मान रहे थे, मृतकों की आत्माओं द्वारा भेजा गया एक चेतावनी या शायद एक अभिशाप। वे डाकघर के पास जाने से कतराते और अपने बच्चों को भी दूर रखते, लेकिन कोई भी इसके पीछे का तर्क समझ नहीं पा रहा था। गांव का सामाजिक ताना बाना बदलने लगा था। लोग एक दूसरे से बात करने लगे थे, लेकिन उनकी बातों में भय और रहस्य का मिश्रण था। आरव यह सब देखकर रोमांचित भी था और परेशान भी। उसका पत्रकार मन इस रहस्य की तह तक जाने के लिए बेताब था। वह जानना चाहता था ये चिट्ठियां कहां से आईं, कौन इन्हें भेज रहा था और क्यों। उसने हर उस व्यक्ति से बात की जिसे चिट्ठी मिली थी, उनके हाव भाव, उनकी प्रतिक्रियाओं को अपने कैमरे में कैद करता था। उसने महसूस किया कि इन चिट्ठियों ने गांव में एक अजीबोगरीब बदलाव ला दिया था। कुछ लोग शांत और उदास हो गए थे, जैसे वे किसी अदृश्य दुनिया से जुड़ गए हो। वे घंटों तक अपनी चिट्ठियों को देखते रहते, जैसे उनसे बात कर रहे हों। कुछ लोग डर के मारे बीमार पड़ गए थे, उन्हें रात में नींद नहीं आती थी और वे हर आवाज पर चौकन्ना रहते थे। कमलेश ठाकुर, जो पहले थोड़ा संशयवादी था, अब पूरी तरह से भयभीत था। हर सुबह जब वह डाकघर खोलता तो उसे डर लगता कि आज कौन सी नई चिट्ठी मिलेगी। उसे लगता था कि वह किसी ऐसी चीज का हिस्सा बन गया है जिसे वह समझ नहीं सकता। आरव जी, यह ठीक नहीं है, उसने एक शाम आरव देखा, उसकी आवाज काम पर ही थी। ये चिट्ठियां हमें शांति नहीं दे रही हैं, ये हमें और परेशान कर रही हैं। मृतकों को शांति से रहने देना चाहिए, यह प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। आरव ने उसकी बात सुनी, लेकिन उसका मन इस रहस्य को सुलझाने के लिए और भी दृढ़ हो गया था। उसे लगा कि वह एक ऐसे पोर्टल के मुहाने पर खड़ा है जो जीवित और मृत के बीच की रेखा को धुंधला कर रहा था। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक ऐसी घटना थी जो मानवजाति के सबसे गहरे सवालों को छू रही थी। जीवन, मृत्यु और उसके बाद क्या होता है। डाकघर के तहखाने की सफाई के दौरान कमलेश को एक पुरानी जंग लगी लोहे की पेटी मिली, जो एक पुरानी अलमारी के पीछे छिपी हुई थी। पेटी इतनी पुरानी थी कि उसे खोलने में भी डर लग रहा था। पेटी को खोलने पर उसके अंदर एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली डायरी मिली, पोस्टमास्टर शिवदत्त जी की डायरी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और स्याही हल्की हो गई थी, लेकिन लिखावट साफ थी। हवा में एक अजीब सी घुटन भरी गंध थी, जैसे पुरानी यादें और बंद हवा का मिश्रण। आरव और कमलेश ने डायरी को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वे पन्ने पलटते गए, शिवदत्त जी का जीवन और उनका पागलपन उनके सामने खुलता गया।
हर शब्द शिवदत्त के बढ़ते भय और अकेलेपन की कहानी कह रहा था। 15 मार्च 1983 आज एक अजीब घटना हुई। रात के ठीक 3 बजे डाकघर का दरवाजा अपने आप खुला। कोई हवा नहीं थी, कोई आहट नहीं, बस एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा खुल गया। मैं डर गया। जब मैं अंदर गया तो मेज पर एक चिट्ठी रखी थी। उस पर रामलाल का नाम था, जो पिछले महीने ही मर गया था। मैंने सोचा किसी की शरारत है। चिट्ठी को जला दिया। मुझे लगा कि यह किसी का बुरा मजाक है, लेकिन मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। 22 मार्च 1983 यह कोई शरारत नहीं है। आज फिर ठीक 3 बजे दरवाजा खुला। मेज पर एक और चिट्ठी। इस बार पार्वती देवी का नाम, जिनकी मृत्यु 2 साल पहले हुई थी। चिट्ठी में उनके बेटे के लिए एक संदेश था, जो केवल पार्वती देवी ही जान सकती थी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। मैं जानता हूं मैंने जो किया वो नियमों के खिलाफ था। लेकिन जब पहली बार एक मृत बच्चे की चिट्ठी आई तो मैं डर गया। मैंने उसे भी जलाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं लगी। मुझे लगा कि मैं पागल हो रहा हूं। अप्रैल 1983 हर हफ्ते रात के ठीक 3 बजे डाकघर का दरवाजा अपने आप खुलता और मेज पर एक नई चिट्ठी रखी होती। उस पर किसी मृत व्यक्ति का नाम होता। लिखावट असली होती। मैंने कभी किसी को नहीं बताया। कौन विश्वास करेगा? लोग मुझे पागल कहेंगे या कहेंगे कि मैं भूत प्रेत की बातें कर रहा हूं। लेकिन मैंने वो चिट्ठियां जमा करनी शुरू कर दी। उन्हें जलाना ठीक नहीं लगा। वे संदेश थे। वे किसी के प्रियजन के अंतिम शब्द थे। मुझे लगा कि शायद मैं कोई महत्वपूर्ण काम कर रहा हूं, कोई ऐसा काम जो इस दुनिया से परे है। अगस्त 1984 यह कोई अलौकिक शक्ति है। शायद ये पहाड़ किसी तरह की आत्मा को संजोए हुए हैं और डाकघर उस आत्मा का जरिया है। मैंने महसूस किया है कि जब चिट्ठी आती है तो डाकघर में तापमान अचानक गिर जाता है। एक अजीब सी गंध फैल जाती है, जैसे पुरानी किताबों और बर्फीली हवा का मिश्रण। मुझे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं यहाँ। कुछ और भी है, कुछ अदृश्य जो मेरे चारों ओर मंडरा रहा है। मुझे रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। जनवरी 1985 संदेशों की संख्या बढ़ रही है। कुछ चिट्ठियां सिर्फ संदेश नहीं लाती, वे एक अजीब सी उदासी भी लाती हैं। मैंने देखा है कि जिन लोगों को ये चिट्ठियां मिली हैं, वे बदल गए हैं। कुछ शांत हो गए हैं, जैसे वे किसी और दुनिया में खो गए हों। कुछ बीमार पड़ गए हैं, उनकी आत्माएं मुरझा रही हैं। यह डाकघर अब सिर्फ चिट्ठियां नहीं, कुछ और भी भेज रहा है। यह एक पुल है, लेकिन पुल पर चलना हमेशा सुरक्षित नहीं होता। यह एक जाल है। मैं डर गया हूं। मुझे इसे रोकना होगा। लेकिन कैसे? मैं अकेला हूं और कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। फरवरी 1985 अंतिम प्रविष्टि आधी अधूरी। वे मुझे बुला रहे हैं। वे चाहते हैं कि मैं। चिट्ठियां। मुझे इन्हें रोकना होगा। यह डाकघर, यह एक जाल है। मैं अब बहुत देर हो चुकी है। मैं उनकी आवाजें सुन सकता हूं। वे मुझे घेर रहे हैं। उनकी आंखें ठंडी, खाली। डायरी ही समाप्त हो गई थी। अंतिम शब्द स्याही के धब्बे में बदल गए थे, जैसे शिवदत्त का हाथ कांप रहा हो। शिवदत्त जी की मौत की गुत्थी अब कुछ हद तक सुलझ गई थी। वह किसी बीमारी या दुर्घटना से नहीं मरे थे, बल्कि इस अलौकिक घटना के कारण मानसिक रूप से टूट गए थे, या शायद उस शक्ति ने उन्हें निगल लिया था। आरव और कमलेश दोनों स्तब्ध थे। कमलेश काम पर रहा था, उसके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। वह पागल नहीं था, आरव जी। वह सच कह रहा था। यह डाकघर, यह शापित है। हमें इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए।
आरव के पत्रकार मन में एक तूफान उमड़ रहा था। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक गहरा, डरावना रहस्य था जो उसके सामने खुल रहा था। शिवदत्त की डायरी ने उसकी उत्सुकता को और बढ़ा दिया था। वह जानता था कि उसे इस रहस्य की तह तक जाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके भीतर एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे इस ओर खींच रही हो, उसे अपने जाल में फंसा रही हो। उसे लगा कि वह अब सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि इस कहानी का एक हिस्सा बन गया था। शिवदत्त की डायरी ने आरव को इस पूरे रहस्य में और भी गहराई से खींच लिया था। अब यह सिर्फ एक पत्रकारिता का प्रोजेक्ट नहीं था, यह एक व्यक्तिगत खोज बन गई थी। वह अपने पिता की मृत्यु के अनसुलझे सवालों के जवाब ढूंढ रहा था और उसे लगा कि यह डाकघर उसे वह जवाब दे सकता है। उसने ठान लिया था कि जब तक उसे पता न चल जाए कि ये चिट्ठियां कौन भेज रहा है और इस डाकघर का असली सच क्या है, वह वापस नहीं जाएगा। कमलेश ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, उसके चेहरे पर डर और चिंता साफ झलक रही थी। आरवजी, यह खतरनाक है। शिवदत्त जी के साथ जो हुआ, वह हमारे साथ भी हो सकता है। यह जगह हमें निगल लेगी, कमलेश ने विनती की, उसकी आवाज में एक अजीब सी लाचारी थी। मुझे जानना है, कमलेश। मुझे इसका अंत देखना है। मैं इसे समझे बिना वापस नहीं जा सकता, आरव ने जवाब दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो जुनून और भय का मिश्रण थी। एक रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में था और बर्फबारी धीमी हो गई थी, आरव अकेले डाकघर में गया। उसने अपने कैमरे को एक कोने में छिपा दिया, टाइम लैप्स मोड पर सेट किया ताकि वह हर पल को कैद कर सके। उसने खुद को एक पुरानी अलमारी के पीछे छिपा लिया, जहां से वह दरवाजे और मेज को साफ देख सकता था। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी धड़कनें भी साफ सुनाई दे रही थी और उसकी सांसों की आवाज भी उसे बहुत तेज लग रही थी। डाकघर के अंदर का तापमान असहनीय रूप से ठंडा था, मानो बर्फ की चादर ने उसे अंदर से भी घेर लिया हो, और हवा में एक अजीब सी पुरानी गंध तैर रही थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। 2:45, 2:50, 2:55। आरव का दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे वह सीने से बाहर आ जाएगा। उसने शिवदत्त की डायरी में पढ़ा था कि यह सब ठीक 3 बजे होता है। क्या वह सचमुच इसका गवाह बनने वाला था? क्या वह उस अदृश्य शक्ति को देख पाएगा जो इन चिट्ठियों को लाती थी? उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे और उसके शरीर में एक अजीब सी बेचैनी थी। ठीक 3 बजे एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका आया। हवा इतनी ठंडी थी कि आरव कोलगा उसकी नसें जम जाएंगी और उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। डाकघर का भारी लकड़ी का दरवाजा, जो अंदर से बंद था, धीरे धीरे चरमराते हुए अपने आप खुल गया। दरवाजे के बाहर घना अंधेरा था और बर्फबारी की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। आरव ने अपनी सांस रोक ली, उसकी आंखें अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उसके सामने खड़ी हो। फिर कुछ पल बाद, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे रखा हो, टेबल पर एक नई चिट्ठी दिखाई दी। वह चिट्ठी पहले से वहां नहीं थी। आरव ने कांपते हाथों से अपनी छिपने की जगह से बाहर आकर चिट्ठी उठाई। उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे और उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। चिट्ठी का कागज भी बर्फ जैसा ठंडा था। उसने चिट्ठी को पलटा। उस पर लिखा था। आरव का दिमाग सुन्न पड़ गया। विनय मिश्रा, उसके पिता, जिनकी मृत्यु तब हुई थी जब आरव केवल 12 साल का था। यह कैसे संभव था? यह कोई मजाक नहीं हो सकता था। लिखावट उसके पिता की ही थी। उसने बचपन में कई बार उनके पत्रों को देखा था, उनके हस्ताक्षर को पहचाना था। उसके भीतर एक अजीब सी भावना उमड़ रही थी, खुशी, भय और अविश्वास का मिश्रण। उसने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। अंदर के शब्द उसकी आंखों के सामने नाचने लगे और हर शब्द उसके दिल में एक तीर की तरह चुभ रहा था। बेटा,
मुझे माफ करना कि मैं तेरे साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाया। मुझे पता है कि तूने मुझे कभी अलविदा नहीं कहा और यह बोझ तेरे दिल पर है। मैं हमेशा तेरे साथ था, आरव। तेरे हर कदम पर, तेरी हर जीत और हार में, तेरी हर खुशी और हर दुख में। तू आज जहां है, उस राह पर तू अकेला नहीं। मैं तुम्हें देख रहा हूं। लेकिन सावधान, हर चिट्ठी सच्ची नहीं होती। कुछ चिट्ठियां सिर्फ सच्चाई नहीं, आत्मा भी ले जाती हैं। वे तुम्हें अपने साथ खींचना चाहती हैं, उस दुनिया में जहां से कोई लौटता नहीं। यह डाकघर एक पुल है, लेकिन यह पुल दोनों तरफ काम करता है। यह जीवितों की ऊर्जा को खींचता है और मृतकों को शांति नहीं देता। लौट जा, आरव, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह ज्ञान तेरे लिए नहीं है, यह तेरा अंत हो सकता है। मुझे पता है कि तू सच की तलाश में है, लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जानना खतरनाक होता है। तूने मुझे कभी अलविदा नहीं कहा, लेकिन मैं तुझे अलविदा कह रहा हूं। यह मेरा अंतिम संदेश है। मुझे शांति से रहने दे और तू भी शांति से रह। चिट्ठी आरव के हाथों से छूट गई और वह जमीन पर गिर गया। उसके शरीर में कंपी छूट रही थी। उसके पिता ने उसे चेतावनी दी थी। उसके पिता, जो मर चुके थे, उन्होंने उसे इस खतरनाक खेल से बाहर निकलने के लिए कहा था। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह उसकी अपनी जिंदगी थी जो दांव पर लगी थी। वह रोने लगा। उसके भीतर का 12 साल का बच्चा बाहर आ गया था, जो अपने पिता को फिर से पाकर भी खोने के डर से कांप रहा था। उसके आंसू ठंडे फर्श पर गिर रहे थे और उसे लगा जैसे उसके पिता की आत्मा उसके पास ही खड़ी हो, उसे देख रही हो। अगली सुबह आरव ने अपनी सारी रात की आप बीती कमलेश को सुनाई। कमलेश का चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखों में भय और चिंता साफ झलक रही थी। मैंने कहा था, आरव जी, यह खतरनाक है। यह डाकघर, यह हमें निगल जाएगा। अब आपको मेरी बात माननी होगी। आरव जानता था कि उसे अब और जानकारी चाहिए थी। उसे उस प्राचीन अज्ञान की आवश्यकता थी जिसका जिक्र शिवदत्त की डायरी में था। उसे लगा कि पंडित कैलाशनाथ ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो उसे इस रहस्य को समझने में मदद कर सकते हैं। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित कैलाशनाथ से मिलने का फैसला किया। पंडित जी 80 के दशक में गांव के एकमात्र ज्ञानी व्यक्ति थे जो प्राचीन ग्रंथों और स्थानीय लोक कथाओं के बारे में जानते थे। उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी जो सदियों के ज्ञान को दर्शाती थी। पंडित कैलाशनाथ अपने छोटे से धुएं से भरे घर में बैठे थे, जहां धूप की धीमी खुशबू फैल रही थी और दीवारों पर पुराने धार्मिक चित्र लगे थे। आरव ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई, शिवदत्त की डायरी के अंश बताए और अपने पिता की चिट्ठी दिखाई। पंडित जी ने ध्यान से सब कुछ सुना। उनकी आंखों में एक गहरी समझ थी, जैसे वे पहले से ही सब कुछ जानते हों। उन्होंने आरव को एक कप गर्म जड़ी बूटी वाली चाय दी, जो उसकी कंपी को शांत कर रही थी। मुझे पता था कि यह दिन आएगा, पंडित जी ने धीमी, शांत आवाज में कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। यह डाकघर, यह सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं है, बेटा। यह एक पुराने मंदिर के ऊपर बना है, जिसे कभी वार्तालोक कहा जाता था। यह मंदिर सदियों पुराना है और इसकी नींव में एक प्राचीन शक्ति छिपी है। आरव ने उत्सुकता से पूछा, वार्तालोक? इसका क्या मतलब है, पंडित जी? और इसका इस डाकघर से क्या संबंध है? पंडित जी ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, जैसे वे प्राचीन यादों को ताजा कर रहे हों। वार्तालोक, बेटा, संस्कृत के 2 शब्दों से बना है। वार्ता, जिसका अर्थ है संदेश या बातचीत, और लोक, जिसका अर्थ है दुनिया या स्थान। यह एक ऐसी जगह थी जहां मृत और जीवित के बीच संदेशों का आदान प्रदान होता था। हमारे पूर्वज, जब उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती थी, तो वे यहाँ आकर अपने दिवंगत पूर्वजों से सलाह मांगते थे। यह एक पवित्र स्थान था जहां आत्माएं शांति से आती जाती थी। यह एक संतुलन का स्थान था जहां दोनों लोग एक दूसरे से जुड़ते थे,
लेकिन किसी को नुकसान नहीं होता था। तो यह एक तरह का पोर्टल था? आरव ने पूछा। उसकी आवाज में अविश्वास और विस्मय का मिश्रण था। हाँ, एक पोर्टल। लेकिन समय के साथ और शायद शिवदत्त जी की अनजाने में की गई गलतियों के कारण यह पोर्टल दूषित हो गया। जब शिवदत्त जी ने उन चिट्ठियों को जलाया तो उन्होंने उस संतुलन को बिगाड़ दिया। उन्होंने उस पवित्र मार्ग को अपवित्र कर दिया। आत्माएं भ्रमित हो गई और कुछ ऐसी आत्माएं भी इस मार्ग से जुड़ गईं जो शांति में नहीं थी, जो भटक रही थी। यह डाकघर अब सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं, यह एक पार्थिव और अपार्थिव लोक के बीच का सेतु बन चुका है। यह अब सिर्फ संदेश नहीं भेजता, यह आत्माओं को भी खींचता है और जीवितों की ऊर्जा को भी सोखता है। पंडित जी ने आगे बताया कि यह डाकघर या वार्तालोक हर साल जनवरी की पहली रात को सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, जब पहाड़ों में सन्नाटा अपने चरम पर होता है और जीवित और मृत के बीच की दीवार सबसे पतली होती है। जो आत्माएं शांति में नहीं हैं, जो भटक रही हैं, वे इस अवसर का लाभ उठाती हैं। वे संदेश भेजती हैं, लेकिन उन संदेशों के पीछे एक कीमत होती है। वे जीवित लोगों की ऊर्जा, उनकी यादें और कभी भी उनकी आत्माओं को भी अपनी ओर खींचती है। यह एक जाल है बेटा, एक ऐसा जाल जो तुम्हें धीरे धीरे अपने अंदर खींच लेगा। तो मेरे पिता की चिट्ठी, वह एक चेतावनी थी? आरव ने पूछा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण थी। हाँ बेटा, कुछ आत्माएं अभी भी शुद्ध हैं, वे तुम्हें बचाना चाहती हैं, वे तुम्हें इस जाल से दूर रखना चाहती हैं। लेकिन यह डाकघर अब सिर्फ उन आत्माओं का नहीं है। शिवदत्त जी ने इसे अनजाने में एक ऐसे रास्ते में बदल दिया है जहां से कुछ भी आ जा सकता है। अगर तुम इस सच को उजागर करोगे, अगर तुम इस कहानी को दुनिया के सामने लाओगे, तो तुम इस पोर्टल को और भी ज्यादा खोल दोगे। तुम इसे दुनिया के सामने लाओगे और तब यह डाकघर सिर्फ थाटी तक सीमित नहीं रहेगा। यह एक ऐसा रास्ता बन जाएगा जहां से अराजकता फैल सकती है, जहां से मृत और जीवित के बीच की रेखा पूरी तरह से मिट जाएगी। पंडित जी ने आरव को चेतावनी दी कि वह इस रहस्य को दुनिया के सामने न लाए। कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें दफन ही रहने देना चाहिए बेटा। यह ज्ञान तुम्हें बचाने के लिए है, इसे दूसरों को खतरे में डालने के लिए इस्तेमाल मत करो। दुनिया इस सच को समझने के लिए तैयार नहीं है। यह सिर्फ भय और अराजकता फैलाएगा। आरव दुविधा में पड़ गया। उसका पत्रकार मन चीख रहा था कि यह दुनिया की सबसे बड़ी कहानी थी। यह उसे रातों रात मशहूर कर सकता था, उसे वह पहचान दिला सकता था जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। लेकिन उसके पिता की चेतावनी और पंडित जी के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। क्या वह वाकई इस खतरे को दुनिया के सामने ला सकता था? क्या वह अपने करियर के लिए लाखों लोगों की जान जोखिम में डाल सकता था? यह एक नैतिक दुविधा थी, एक ऐसा संघर्ष जो उसके भीतर गहरा होता जा रहा था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को दुनिया के सामने लाएगा, लेकिन सावधानी से। वह सोचेगा कि कैसे इसे प्रस्तुत किया जाए ताकि कम से कम नुकसान हो, ताकि लोग डरे नहीं बल्कि समझें। उसने वापसी की तैयारी शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने अपना सामान पैक करना शुरू किया, उसे अपने बिस्तर पर एक और चिट्ठी मिली, इस बार बिना प्रेषक के। सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, खून जैसी लाल स्याही से। सच उजागर करोगे तो रास्ता बंद हो जाएगा, और तुम भी। यह एक सीधी धमकी थी। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। यह कौन था? क्या यह वही शक्ति थी जो चिट्ठियां लाती थी, या कोई और? उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे लगातार देख रही थी, उसके हर कदम पर नजर रख रही थी। उसे लगा जैसे वह अब इस कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि उसका शिकार बन गया था। आरव ने थाटी से दिल्ली लौटने का फैसला किया, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। उसके दिमाग में पंडित कैलाशनाथ के शब्द गूंज रहे थे, उसके पिता की चेतावनी और वह रहस्यमय चिट्ठी जिसने उसे धमकी दी थी। कमलेश ठाकुर ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था, और उसकी आवाज में एक अजीब सी निराशा थी। आरव जी,
मत जाओ, कमलेश ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। यह डाकघर तुम्हें जाने नहीं देगा। यह तुम्हें अपने साथ खींच लेगा, जैसे इसने शिवदत्त जी को खींचा। यह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन आरव दृढ़ था। उसके भीतर का पत्रकार जाग उठा था। उसने अपने कैमरे में कैद की गई फुटेज, शिवदत्त की डायरी की तस्वीरें और उन चिट्ठियों के स्कैन अपने लैपटॉप में सुरक्षित कर लिए थे। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी कहानी थी और वह इसे दुनिया के सामने लाना चाहता था। शायद अगर वह इसे सही तरीके से प्रस्तुत कर पाता तो वह इस खतरे को नियंत्रित कर सकता था या कम से कम लोगों को चेतावनी दे सकता था। उसे लगा कि यह उसकी जिम्मेदारी थी। दिल्ली लौटकर आरव ने खुद को अपने अपार्टमेंट में बंद कर लिया। उसने कई दिनों तक बिना रुके काम किया, अपनी डॉक्यूमेंट्री को अंतिम रूप दिया। वह घंटों तक अपने लैपटॉप के सामने बैठा रहता, थाटी के बर्फीले दृश्यों को, गांव वालों के भयभीत चेहरों को, कमलेश की बराहट को और शिवदत्त की डायरी के अंशों को एक साथ जोड़ता। उसने अपने पिता की चिट्ठी को भी शामिल किया, लेकिन उसके सबसे व्यक्तिगत और चेतावनी भरे अंशों को हटा दिया, केवल यह दिखाने के लिए कि उसे एक मृत परिजन से संदेश मिला था। वह नहीं चाहता था कि लोग उसे पागल समझें या उस शक्ति को और भी ज्यादा उत्तेजित करें। उसने एक संतुलित कहानी बनाने की कोशिश की जो रहस्य को उजागर करे लेकिन भय न फैलाए। उसने डॉक्यूमेंट्री का नाम दिया थाटी का रहस्य, पहाड़ी डाकघर की आखिरी चिट्ठी। जैसे जैसे वह काम कर रहा था, आरव को अपनी मानसिक स्थिति में बदलाव महसूस होने लगा। उसे नींद नहीं आती थी और जब आती भी थी तो उसे भयानक सपने आते थे। उसे हर आवाज पर चौकन्ना रहना पड़ता था, हर परछाई उसे डराती थी। उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है, कोई अदृश्य शक्ति उसके पीछे पड़ी है। कभी कभी उसे अपने कमरे में ठंडी हवा का झोंका महसूस होता था, ठीक वैसा ही जैसा उसने डाकघर में महसूस किया था। उसे लगा जैसे वह वार्तालाप का हिस्सा बन चुका है और वह उससे अलग नहीं हो सकता। उसे लगता था कि वह धीरे धीरे शिवदत्त जी की तरह पागल हो रहा था। उसने अपने संपादक को डॉक्यूमेंट्री दिखाई। संपादक हैरान रह गया। आरव, यह अविश्वसनीय है। यह तुम्हें स्टार बना देगा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक सनसनी है। संपादक की आंखों में चमक थी जो आरव को और भी परेशान कर रही थी। डॉक्यूमेंट्री सत्य की खोज पोर्टल पर जारी की गई। पहले कुछ घंटों में यह वायरल हो गई। लाखों व्यूज, हजारों कमेंट्स और मीडिया में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने इसे धोखाधड़ी बताया, कुछ ने इसे एक अद्भुत अलौकिक घटना। आरव रातों रात मशहूर हो गया। उसे टीवी चैनलों से इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, अखबारों में उसके लेख छपने लगे। उसे लगा कि उसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था, लेकिन आरव को कोई खुशी नहीं थी। उसे लग रहा था कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे अपने पिता की चेतावनी याद आ रही थी, सच उजागर करोगे तो रास्ता बंद हो जाएगा। उसे लगा कि उसने सिर्फ एक पोर्टल नहीं खोला था, बल्कि एक ऐसा दरवाजा खोल दिया था जिसे बंद करना अब उसके बस में नहीं था। उसकी प्रसिद्धि उसे और भी अकेला महसूस करा रही थी, क्योंकि कोई भी उसके भीतर के डर को नहीं समझ पा रहा था। डॉक्यूमेंट्री के वायरल होने के एक हफ्ते बाद आरव मिश्रा अचानक लापता हो गया। पहले तो उसके सहकर्मियों ने सोचा कि वह कहीं छुट्टी पर गया होगा या किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होगा। उसने हाल ही में बहुत काम किया था, इसलिए यह सामान्य लग रहा था। लेकिन जब उसके फोन पर कोई जवाब नहीं मिला और वह अपने अपार्टमेंट में भी नहीं मिला, तो चिंता बढ़ने लगी। उसके दोस्त और सहकर्मी परेशान हो गए। पुलिस को सूचना दी गई। उसके अपार्टमेंट की तलाशी ली गई। सब कुछ व्यवस्थित था, सिवाय इसके कि उसका लैपटॉप और कैमरा गायब थे, वही उपकरण जिनसे उसने थाटी की कहानी को दुनिया के सामने लाया था। पुलिस ने थाटी गांव का रुख किया, यह सोचकर कि शायद आरव वापस वहीं चला गया हो या शायद उसे वहां कोई सुराग मिल जाए। लेकिन जब पुलिस गांव पहुंची तो उन्हें एक और चौंकाने वाली बात पता चली। थाटी का डाकघर फिर से बंद था
और इस बार उस पर एक भारी जंग लगा ताला लगा था, जो पहले से भी ज्यादा मजबूत लग रहा था। कमलेश ठाकुर भी गायब था। उसका घर खाली पड़ा था, जैसे वह रातों रात कहीं चला गया हो। अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा था। गांव वाले भयभीत थे और कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं था। उनकी आंखों में वही पुराना डर था, लेकिन इस बार वह और भी गहरा था। पुलिस ने डाकघर का ताला तोड़ा और अंदर गई। अंदर का नजारा वही था जो आरव ने अपनी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया था। सब कुछ व्यवस्थित, लेकिन एक अजीब सी ठंडी हवा और सन्नाटा। मेज पर कोई चिट्ठी नहीं थी, लेकिन डाकघर की बाहरी दीवार पर एक पुरानी पीली पड़ चुकी चिट्ठी चिपकी थी। उस पर कोई प्रेषक या प्राप्तकर्ता का नाम नहीं था, बस एक ही पंक्ति लिखी थी, लाल स्याही से, जैसे खून से लिखी गई हो। जब शब्द आत्माओं से टकराते हैं तो सन्नाटा गूंजने लगता है। अब गहरा सन्नाटा है और तुम भी इसका हिस्सा होगे। पुलिस ने मामले को लापता व्यक्ति और अजीब परिस्थितियों में बंद कर दिया। कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं था, कोई तर्क नहीं था। आरव मिश्रा और कमलेश ठाकुर दोनों ही थाटी के रहस्य में कहीं खो गए थे, जैसे वे उस वार्तालाप में समा गए हो जिसके बारे में पंडित कैलाशनाथ ने बताया था। उनकी कहानियां अब सिर्फ फुसफुसाहट में रह गई थी। आज भी थाटी गांव के लोग चुप हैं। डाकघर फिर से बंद है और कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। उस पर लगा भारी ताला अब सिर्फ एक ताला नहीं, बल्कि एक चेतावनी है, एक ऐसी सील जो किसी भयानक चीज को अंदर बंद रखती है। आरव मिश्रा की डॉक्यूमेंट्री इंटरनेट पर आज भी मौजूद है, लेकिन उसे अब एक शहरी किंवदंती या एक अच्छी तरह से बनाई गई फेक डॉक्यूमेंट्री माना जाता है। कुछ लोग उसे एक्सन की पत्रकार मानते हैं, जिसने प्रसिद्धि के लिए एक कहानी गढ़ी। किसी को नहीं पता कि आरव के साथ क्या हुआ या कमलेश ठाकुर कहाँ गया। वे दोनों थाटी के अनसुलझे रहस्यों का हिस्सा बन गए थे। लेकिन हर साल जनवरी की पहली रात, जब पहाड़ों में बर्फबारी अपने चरम पर होती है और थाटी गांव बाहरी दुनिया से कट जाता है, कुछ लोगों को अब भी एक चिट्ठी मिलती है, उनके किसी मृत परिजन की। ये चिट्ठियां अब डाकघर से नहीं आती, बल्कि उनके दरवाजे के नीचे से सरक जाती हैं, या उनके खिड़की पर दिखाई देती हैं, या भीख भी उनके तकिए के नीचे। वे संदेश लाती है, लेकिन उनके साथ एक अजीब सी उदासी और बेचैनी भी आती है। एक ऐसा एहसास जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें छू रहा हो। शायद ये डाकघर अब कभी बंद नहीं होगा, भले ही उस पर ताला लगा हो, क्योंकि कुछ संदेश सिर्फ लिखे जाते हैं, पढ़े नहीं जाते। वे जीवित और अमृत के बीच एक अदृश्य सेतु बने रहते हैं, जो हर साल जनवरी की ठंडी रात में फिर से सक्रिय हो जाता है, थाटी के सन्नाटे में एक अनकही गूंज छोड़ जाता है। और शायद आरव मिश्रा और कमलेश ठाकुर भी अब उसी सन्नाटे का हिस्सा बन गए हैं, उस वार्तालाप में कहीं खो गए हैं, जहां से कोई वापस नहीं आता। वे अब उन आवाजों में से एक बन गए हैं जो थाटी की बर्फीली हवा में फुसफुसाती है, एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं होगी, बल्कि हर साल जनवरी की पहली रात को फिर से जीवित हो जाएगी, अपने साथ एक नया संदेश लाएगी और एक नया शिकार। शायद कुछ चिट्ठियां जवाब नहीं मांगती, वो बस यह याद दिलाने आती हैं कि कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते। अगर ये कहानी आपके मन में हलचल छोड़ गई हो, तो इसे शेयर कीजिए और गहरा सन्नाटा को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार शायद कोई चिट्ठी आपके नाम की हो।